दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का हिस्ट्री से फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे हालांकि आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस इससे आते हैं सिलेबस में बदलाव होने के बाद, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निश्चित ही इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ने से पहले हमें यह जानना है, राष्ट्रवाद एक शब्द आया, राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद नेशनलिज्म क्या है? तो राष्ट्रवाद क्या है, हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं राष्ट्रवाद को? हम राष्ट्रवाद को कह सकते हैं कि किसी एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले या तो किसी एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो निवासी है उस सीमा के, वो जब उन संस्कृति के आधार पर या भाषा के आधार पर या किसी अन्य पहलू के आधार पर जब ये एकजुट होते हो तो वही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। चाहे वो धर्म के आधार पर एकजुट हो, भाषा के आधार पर एकजुट हो, संस्कृति के आधार पर एकजुट हो या किसी भी तरह से, तो हम कह सकते हैं कि वो राष्ट्रवाद है। किसी एक विचार पर सहमत हो तो हम कह सकते हैं कि ये राष्ट्रवाद है। जैसे देखिए, हमारे देश में भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। सब हमारे एक देश में रहने वाले अधिकांश लोग यही चाहते थे, सबके मन में यही इच्छा थी कि हमें गोरे लोगों से आजादी चाहिए। तो वो सोच, वही विचार क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद, उनकी नेशनलिज्म। तो यूरोप में भी कुछ ऐसा ही घटना हुआ। राष्ट्रवाद का उदय होने का कारण क्या है कि जब लोगों के संस्कृति को, लोगों की भाषा को या लोगों के अधिकारों को जब छीना जाता है, जब लोगों के अधिकारों से लोगों को वंचित किया जाता है, तो क्या होता है? इस तरह से राष्ट्रवाद का उद्भव होता है। तो यूरोप में भी ऐसा कुछ हुआ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करते ही, जैसे ही आप बुक खोलेंगे और बुक खोलने के बाद ये फर्स्ट चैप्टर जब खोलेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो हमारे पास देखिए ये चित्र आता है। ये चित्र है। ये चित्र अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। इस चित्र से हम काफी 1 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस इस चित्र से बनाए जा सकते हैं और बनते भी हैं। सबसे पहले आप देखिए, इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। चित्र में क्या है? देखिए, एक महिला है, यहाँ स्टेचू, एक महिला की मूर्ति है। महिला के एक हाथ में मशाल है और एक हाथ में कोई किताब है। और इधर देखिए कितने लोग झंडा लेकर के ये पूरा लाइन लगा हुआ है। आप बुक में इसको स्पष्ट रूप से देख लेंगे। और यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर में ईसा मसीह है, कुछ संत वगैरह है ये आकाश में। और क्या है? नीचे देखिए, नीचे यहाँ पर कुछ मुकुट वगैरह बिखरे पड़े हैं। ये चित्र किसने बनाया? फ्रेडरिक सॉल्यू ने बनाया था 1848 ईस्वी में।
चित्रों का समूह फ्रेडरिक सॉल्यू ने बनाया था 1848 ईस्वी में। उसमें से ये पहला चित्र है। इसमें ये क्या बता रहा है, क्या बताया जा रहा है इस चित्र के माध्यम से? ये देखिए, बताया जा रहा है, चूंकि आप क्लास 9 में आपने पढ़ा है फ्रांस, फर्स्ट चैप्टर में फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस के क्रांतिकारी जो थे, जो आंदोलनकारी थे, वो स्वतंत्रता को किस रूप में मानते थे? एक महिला के रूप में मानते थे। तो देखिए, फ्रेडरिक सॉल्यू ने क्या किया, इस महिला जो बनाया, इस स्वतंत्रता की प्रतीक है ये महिला, और उस महिला के हाथ में क्या है? एक मशाल है जो लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित कर रही है अपनी ओर आगे आने के, यानी कि जो अंधकार में है वो प्रकाश की ओर आने के लिए जो प्रेरित कर रही है। और इसके एक हाथ में क्या है? एक पुस्तक है जो क्या है? घोषणा पत्र है। किसका? मानवीय घोषणा पत्र है, जो लोगों के लिए, जो जनता की घोषणा पत्र है कि जब तुम हमें प्राप्त कर लोगे। ये कहने का अर्थ है कि जब ये देखिए, ये सब आ रहे हैं, अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। किधर बढ़ रहे हैं? स्वतंत्रता की ओर। तो ये चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है कि जब तुम स्वतंत्रता को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें ये सारे अधिकार मिल जाएंगे। ये मानवीय अधिकार जो है वो सारे अधिकार तुम्हें मिल जाएंगे। और एक हाथ में जो मशाल है वो क्या प्रेरित कर रहा है कि जो तुम अंधकार में हो, इस अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े चलो। और देखिए कि इसी से शब्द निकलेगा आपका यूटोपिया। यूटोपिया की कल्पना दर्श इसमें नीचे में है। वो क्या है? यूटोपिया क्या होता है? यूटोपिया होता है ऐसे समाज की कल्पना जो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो समाज, यानी कि जो वैसा समाज हो ही नहीं सकता। उतना आदर्श समाज, एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना को यूटोपिया कहा जाता है, कि कल्पना दर्श कहा जाता है, जो वैसा समाज होना असंभव है। उतना आदर्श समाज हो पाना असंभव है। जैसे चाहे जितना भी आदर्श समाज बन जाए, क्या एक भी अपराधी नहीं रहेंगे? क्या जितने नागरिक रहेंगे किसी देश में तो सब अच्छे ही रहेंगे, सब एक दूसरे के सहयोग ही करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि ऐसे समाज की सिर्फ कल्पना ही किया जा सकता है, वो वास्तव में वैसे समाज बन नहीं सकती। तो इसी को कहते हैं हम यूटोपिया। देखिए आया होगा ये शब्द यूटोपिया। अरे ये कल्पना दर्श है ना, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। देखिए ऐसा सपना जो साकार नहीं हो सकता। अब हम चलेंगे कि यूरोप में आखिर राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ। यहां देखिए ये जो मुकुट पड़े हुए हैं नीचे, इस चित्र में जो मुकुट पड़े हुए हैं, ये हमें कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि जब आजादी मिलेगी, इसका अर्थ है कि ये निरंकुश शासकों का प्रतीक है, कि निरंकुश शासन का अंत होगा और उसका शासन समाप्त हो जाएगा और प्रजातंत्र आएगी। जब आजादी लोगों को मिल जाएगी तो प्रजातंत्र आएगी। ये इस चित्र में फ्रेडरिक सॉल्यू ने बताने का प्रयास किया है। अब यूरोप में राष्ट्रवाद की आवश्यकता क्यों हुई? अब जैसा जानते हैं, फ्रांस में जिस प्रकार से स्वतंत्रता मिला फ्रांसीसियों को, तो उसके बाद सिर्फ फ्रांस में ही वैसा निरंकुश शासन नहीं था। यूरोप के कई अन्य देशों में भी निरंकुश शासक थे, और जहां से जनता त्राही त्राही हो गई थी। तो पूरे यूरोप के लिए जो प्रेरणा स्रोत का काम हुआ वह हुआ
फ्रांस, जैसे बहुत सारे थे, निरंकुश शासन से बहुत सारे देश ग्रसित थे, उसमें से पहला जो आवाज उठाने वाला रहा वो कौन था? फ्रांस। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने कहा नहीं, हमें इस तरह की शासन व्यवस्था नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक ऐसी शासन व्यवस्था चाहिए जहां पर सभी लोगों को, सभी वर्गों को, सभी समुदाय को एक समान अधिकार प्राप्त हो। वहां के क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ा, आंदोलन किया और उसका परिणाम क्या हुआ कि उन्हें स्वतंत्रता मिल गई। अब जब उन्हें स्वतंत्रता मिल गई तो वहां के क्रांतिकारियों ने, फ्रांस की सेना ने क्या फैसला किया कि अब हम दूसरे देशों को भी, यूरोप के अन्य देशों को भी निरंकुश शासन से मुक्ति दिलाएंगे। दूसरे देशों ने भी इसका स्वागत किया कि भाई बहुत अच्छा बात है। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने कहा जिस प्रकार से फ्रांस स्वतंत्र हुआ है, जिस प्रकार से निरंकुश शासन से मुक्ति मिली है फ्रांस को, हम दूसरे राष्ट्रों को भी इसी तरह से निरंकुश शासन से मुक्त कराने में सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। दूसरे राष्ट्रों ने भी इस कदम का बहुत सराहना किया और फ्रांसीसी सैनिकों का मदद भी किया कि नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। हम लोगों के लिए भाई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ये तो बोले कि नहीं, जिस प्रकार से हम लोगों ने स्वतंत्रता पाया उस प्रकार से यूरोप के अन्य देश भी स्वतंत्र हो जाएंगे। तो ये नींव कैसे रखे, कैसे आखिर आंदोलन को शुरू किए? एक क्रांतिकारियों ने किस प्रकार से अपने साथ लोगों को किया? तो कुछ उन्होंने सिस्टम बनाया। सिस्टम क्या बनाया उन्होंने? देखिए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करें। 1789 में फ्रांस को निरंकुश शासन से मुक्ति कब मिली? 1789 में। और जब निरंकुश शासन से मुक्ति मिली तो वहां के लोगों को अधिकार हो गया कि अब शासन कैसे चलाना है फ्रांस में, वो वहां के लोग तय करेंगे। अब प्रारंभ से फ्रांसीसी क्रांतियों ने ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। कुछ कैसे भाई राष्ट्रवाद का भावना कैसे उत्पन्न हो? तो कुछ विचार, नए नए विचार लाए, कुछ नया करने का, जो पुराना चलते आ रहा था उसको छोड़ करके कुछ नया करने का सोचा। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने का प्रयास किया। उसी कड़ी में एक था पितृभूमि, नागरिक जैसे विचार और संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त है। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा भी लगाया गया, एक नया पितृभूमि, नागरिक और एक नया झंडा बनाया गया जो लोगों में एक नई ऊर्जा के, लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा एक नया झंडा होगा। जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा तो हमारे पास ये झंडा होगा। इस झंडे के अंदर ही हम अपना राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। और इस तरह से लोगों में स्वतंत्रता के प्रति भूख जगाया वहां के क्रांतिकारियों ने। और जब खुद स्वतंत्र हो गए तो फिर उन लोगों ने कहा कि अब हम यूरोप के अन्य राष्ट्रों को भी करेंगे। पहले तो यूरोप के जो अन्य राष्ट्र थे, जैसे हॉलैंड थे, बेल्जियम थे,
स्विट्जरलैंड, ये सब सभी इलाकों में फ्रांस की सेनाएं घुसी और वहां के लोगों को आश्वस्त किया कि हम आपको स्वतंत्रता दिलाएंगे इस निरंकुश शासन से। लोगों ने स्वागत किया, लोगों को लगा कि अरे भाई ये तो हेल्प करने आ रहा है, लेकिन वास्तव में फ्रांसीसियों की ये सोच नहीं थी। शुरू में तो बहुत अच्छा लगा, शुरू में तो उन देशों, यूरोप के उन देशों में के लोगों को बहुत अच्छा लगा कि ये तो हमारी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए उनकी फ्रांस की सेनाओं को वहां के शिक्षित वर्ग के लोग, चाहे वो शिक्षित वर्ग हो जैसे कि चाहे विद्यार्थी हो या तो अन्य लोग हो, मध्य वर्ग हो, इन सबों ने क्या किया, एक जैकोबिन क्लब की स्थापना किया। और जैकोबिन क्लब क्या होता था? जैकोबिन क्लब होता था जो फ्रांस के सैनिकों को हर तरह की सूचनाएं देती थे, चाहे वो गुप्त सूचनाएं हो या तो किसी भी तरह का सूचना हो फ्रांस की। तो इस तरह से लोग मिलजुल करके जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे और फ्रांसीसी सेनाओं का आत्मबल बढ़ाने लगे, सहयोग करने लगे। लेकिन जब स्वतंत्रता दिलाते थे कुछ दिन तो अच्छा लगता था, लेकिन जब वहां के शासन में फ्रांसीसियों का, उस देश के शासन में फिर फ्रांसीसियों का ही ज्यादा मनोबल बढ़ने लगता था, ज्यादा दखल अंदाजी फ्रांसीसी क्रांतिकारी करने लगते थे, फ्रांसीसी सेना ही अपना प्रभाव जमाने लगते थे, तो लोगों को वह अच्छा नहीं लगता था। और इस प्रकार से फिर पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की नींव पड़ी और यूरोप के कई देश जो हैं वो निरंकुश शासन से को हटाने के लिए राष्ट्रवादी भावना का जागरण किया और निरंकुश शासन से अपने आप को मुक्त कराया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।